friends, welcome back to my channel. My name is Zahina Tasneem and today we are going to study the topic that is integration of princely state from the chapter Challenges of Nation Building. So now let's get started. So British India divided into जो British India था that got divided into British India provinces and which was under direct British control and princely states ruled by prince under British supremacy. Princely states जो था वो प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था पर अंडर ब्रिटिश सुपरमेसी. लेट्स सी अबाउट प्रिंसली स्टेट्स नाउ. इंटरनल फ्रीडम एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल. सो उनके पास इंटरनल फ्रीडम था, जैसे कि इंटरनल अफेयर्स को देखना. इसका मतलब है कि दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर इंटरनल अफेयर्स बट अल्टीमेटली दे वर अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी. नेक्स्ट पॉइंट इज कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. उनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो ठीक है, और एवरी 1 in 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स. और जो 4 में से 1 इंसान तो प्रिंसली स्टेट में रह रहा था इंडिया में. तो सोच रहे हो कितना बड़ा जगह, कितना बड़ा हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था और कितने सारे लोग प्रिंसली स्टेट के अंदर थे. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम्स. ये आपका सब टॉपिक है इस टॉपिक के बाद, ठीक है. सो लेट्स सी द प्रॉब्लम. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश डिसाइडेड दैट paramountcy would lapse. 565 princely states would become legally independent. इसका मतलब है कि जो पैरामाउंसी, जो कंट्रोल था ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो लैप्स मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. कुड जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट. तो जाते जाते ब्रिटिशर्स ने जो ऑफर दिया था प्रिंसली स्टेट्स को कि वो या तो इंडिया के साथ रह सकते हैं या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं या फिर स्टे इंडिपेंडेंट या फिर अपना खुद का देश बना सकते हैं, ठीक है. उसके बाद सीरियस थ्रेट टू इंडियाज़ यूनिटी. और ये जो सब कुछ था ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट था इंडिया का यूनिटी पे, क्योंकि अगर हमारे प्रिंसली स्टेट्स में से बहुत प्रिंसली स्टेट अगर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे तो कैसे बीच में से एक पाकिस्तान का जगह निकल रहा है, ठीक है. और अगर कोई बीच में अपना अपना देश बनाने लग जाए तो बीच में एक अलग सा देश बन रहा है, तो एक पूरा यूनिफाइड इंडिया नहीं बनता. नाउ लेट्स सी इमीडिएट इश्यूज़. इमीडिएट इश्यूज़ क्या हुए, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने ये 3 ऑफ़र दिया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ या इंडिया के साथ जुड़ जाओ या आप अपना इंडिपेंडेंट रह जाओ, तो क्या इमीडिएट इश्यूज़ हुए? लेट्स सी. नंबर 1 इज़ थ्रावेंस अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस. तो जो थ्रावेंस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया अपने प्रिंसली स्टेट के लिए. उसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद रेसिस्टेड ज्वाइनिंग इंडिया. तो निज़ाम जो थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने रेजिस्ट कर दिया इंडिया के साथ जुड़ने के लिए. उसके बाद रूलर्स ऑफ भोपाल एक्सेट्रा ऑल्सो दे वर ऑल्सो हेजिटेंट. जो रूलर्स थे भोपाल के और भी बाकी प्रिंसली स्टेट्स के, वो हेजिटेंट थे इंडिया को ज्वाइन करने से पहले. उसके बाद प्रोस्पेक्ट ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है. और फिर इसके बाद बहुत लोगों को, बहुत स्टेट्स को ये हो गया था कि अब हम इंडिया इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या था, बहुत बड़ा थ्रेट था इंडियाज़ यूनिटी के लिए. इंडियाज़ यूनिटी वॉज एट रिस्क. तो इसके वजह से इंडिया का जो यूनिटी था वो रिस्क पे था, ठीक है. अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर 1 कीपिंग इंडिया यूनाइटेड. इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी. और एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने के लिए एक यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स और डिवीजन. और सबको जोड़ना है ताकि फ्यूचर में फिर से डिवीजन ना हो, ठीक है. इसलिए सबको यूनिफाई करना है, ठीक है. उसके बाद लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक एंड लेट्स सी द कंक्लूजन. बाय परसुएडिंग प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी
Menon ensured a united, democratic and strong India after independence. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, उन्होंने इंश्योर किया यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक और स्ट्रॉन्ग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसे? उन्होंने प्रिंसली स्टेट को जाके परसुएट किया और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया का को इंश्योर किया। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या क्या अप्रोच था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to study the topic that is government's approach, and from the chapter Challenges of Nation Building. So government approach, this topic comes under the topic integration of princely state and as a subtopic. Okay, now let's see about the government's approach. मतलब governments का क्या योगदान था, क्या रोल था इन इंटीग्रेटिंग द स्टेट्स। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? नंबर 1, अवॉइड द डिविजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। तो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन एम था, क्या था कि पूरा इंडिया को स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड होने से बचाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मुस्लिम लीग वांटेड देम इंडिपेंडेंस। मतलब मुस्लिम लीग चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट रह जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सरदार पटेल एंड वीपी मेनन नेगोशिएटेड स्किलफुली टू इंटीग्रेट देम इनटू इंडिया। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, उन्होंने नेगोशिएट किया स्किलफुली टू इंटीग्रेट देम इनटू इंडिया। नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट 3 मेन कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट का 3 मेन कंसिडरेशन क्या था? लेट्स सी। नंबर 1, पीपल्स विल। तो पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू जॉइन इंडिया। तो सबसे पहले पीपल का विल, पीपल का इंटरेस्ट देखा गया, और वो देख के पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो बहुत सारे लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, दे वांटेड टू जॉइन इंडिया। नाउ लेट्स सी नंबर 2, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट गेव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। तो गवर्नमेंट ने क्या चाहा? फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देना चाहा। गवर्नमेंट गेव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। उन्होंने सबको नहीं दिया, लाइक दे गिव टू सम रीजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेड इंडियाज डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेड इट्स रीजनल डिमांड। और गवर्नमेंट ने इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट किया और अडेप्ट किया रीजनल डिमांड्स। नाउ लेट्स सी नंबर 3 पॉइंट, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। In the background of partition, integration of princely state was very important for the nation's unity and security. तो इंटीग्रेशन ज़रूरी क्यों था? इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के बैकग्राउंड में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? फॉर द नेशंस यूनिटी एंड सिक्योरिटी। नेशन का यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट वेर द आउटकम। Almost all states signed the instrument of accession before 15th August 1947. तो क्या आउटकम आया? इन सारे अप्रोचेस के बाद क्या आउटकम आया? तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, लगभग सारे स्टेट्स ने साइन कर लिया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उन्होंने क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और कब किया? बिफोर 15th August 1947। ठीक है, now let's see the next point. Some states like Junagadh, Hyderabad, कश्मीर एंड मणिपुर क्रिएटेड डिफिकल्टीज। तो कुछ स्टेट्स ने डिफिकल्टीज भी बनाया, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर क्रिएटेड डिफिकल्टीज। तो इन कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने डिफिकल्टीज क्रिएट किया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जूनागढ़ इशू वाज रिजॉल्व्ड बाय अ प्लेबिसिट वेयर पीपल चोज टू जॉइन इंडिया। तो जूनागढ़ का जो इशू था उसको कैसे रिजॉल्व किया गया? इट वॉज रिजॉल्व बाय प्लेबिसिट। अभी प्लेबिसिट का मतलब क्या है? वोट ऑफ ऑल पीपल, द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल पीपल फॉर एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन, जैसे कि चेंज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस ऐसे करके जूनागढ़ का जो इशू था उसको रिजॉल्व किया गया, और उस पर क्या रिजल्ट आया? वेयर पीपल चोज टू जॉइन इंडिया। और उधर जो लोग थे उन्होंने चूज़ किया इंडिया को, पीपल चूज टू जॉइन इंडिया। ना सरदार वल्लभ भाई पटेल
1857 टू 1950। ये जो सरदार वल्लभ भाई का जो बात है ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक येलो बॉक्स में दिया गया है। हैदराबाद का जो टॉपिक है उसके साइड में वो लिखा हुआ है, तो उसको भी मैंने इधर डाल दिया है क्योंकि हमें येलो जो बॉक्सेस होते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, और सरदार वल्लभ भाई वाला टॉपिक तो ऐसे ही ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स स्टडी। नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो क्या थे? एक इम्पोर्टेंट लीडर थे वेयर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स सी। बिकेम डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो डेप्यूटी पीएम बने और होम मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेड की रोल इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। उन्होंने की रोल प्ले किया इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज member of the Constituent Assembly Committees on Fundamental Rights, Minorities and Provincial Constitution। तो वो Constituent Assembly का कमिटीज का मेंबर थे। ठीक है, जो कमिटीज थे Constituent Assembly में उन कमिटीज का मेंबर थे, जैसे कि Fundamental Rights, Minorities and Provincial Constitution। Now the next one is his leadership and negotiation kept इंडिया यूनाइटेड एज अ नेशन। तो उनका जो लीडरशिप है एंड नेगोशिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास स्किल था और नेगोशिएशन स्किल उनके पास बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर रख सके। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या कहा है? उनका जो लीडरशिप है और नेगोशिएशंस है केप्ट इंडिया यूनाइटेड एज अ नेशन। उनका जो लीडरशिप है और नेगोशिएशन है उसने इट केप्ट इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज हैदराबाद एंड मणिपुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन से स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर, द प्रिंसली स्टेट्स व्हिच वेर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। एंड which chapter we are continuing? We are continuing the chapter that is challenges of nation building. So now let's get started. Let's start with Hyderabad. It was the largest princely state surrounding by Indian territory. तो ये जो स्टेट था ये सबसे बड़ा स्टेट था जो कि चारों ओर से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद रूल्ड बाय निज़ाम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। और ये प्रिंसली स्टेट किसके द्वारा रूल किया जाता था? बाय निज़ाम, and who was one of the world's richest man. Okay, now let's see the next point, that is Nizam wanted independent status, refused to join India. तो जो निज़ाम थे उन्होंने चाहा independent status, so he refused to join India. Okay, now the next point is signed a standstill agreement November 1947 with India. तो November 1947 में उन्होंने साइन किया, क्या साइन किया? स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विथ हुम? विथ इंडिया। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट निज़ाम। तो जो लोग थे, लोगों का स्ट्रगल देखते हैं हम अगेंस्ट निज़ाम। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज peasants and women of Telangana region rose against Nizam's rule. जो peasants थे और women थे of Telangana region, they rose against Nizam's rule. ठीक है, okay, now let's see the next point, Razakars. Razakars, Nizam's paramilitary force, terrorized people. तो जो रज़ाकार्स थे, रज़ाकार्स कौन थे? निज़ाम का पैरामिलिट्री फोर्स, उनका खुद का जो मिलिट्री फोर्स है उसको कहा जाता है रज़ाकार्स। तो उन्होंने रज़ाकार्स ने क्या किया? पीपल को टेरराइज कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैदराबाद बिकेम अ नर्व सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट। और जो हैदराबाद था वो किस चीज़ का नर्व सेंटर बन गया? प्रोटेस्ट का। नाउ लेट्स सी अबाउट इंडियन गवर्नमेंट्स एक्शन। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिया हैदराबाद को इंटीग्रेट करने में? लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर फेल्ड टॉक्स एंड रज़ाकार्स एट्रोसिटीज। फेल्ड टॉक्स मतलब उन्होंने बहुत नेगोशिएट करने का कोशिश किया, बहुत समझाने का, बहुत वो करने का कोशिश किया, बट एट द एंड वो फेल हो गए। तो आफ्टर फेल्ड टॉक्स एंड रज़ाकार्स एट्रोसिटी, रज़ाकार्स की एट्रोसिटीज के बाद इंडिया सेंट इट्स आर्मी व्हेन? इन सितंबर 1948। तो उसके बाद इंडिया ने अपना आर्मी सेंड किया। कब? सितंबर 1948।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो, निजाम सरेंडर। तो ये जो आर्मीज को भेजा गया उस ऑपरेशन को क्या कहा गया, उसको कहा गया ऑपरेशन पोलो, और वो सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद निजाम जो थे उन्होंने सरेंडर कर लिया। उसके बाद फाइनली हैदराबाद मर्ज्ड इनटू इंडिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मणिपुर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज महाराजा बोधा चंद्र सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जो महाराजा बोधा चंद्र सिंह थे उन्होंने क्या साइन किया, ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया एश्योर्ड इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। जो इंडिया था उसने मणिपुर का इंटरनल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया, ठीक है, लाइक वो अपना इंटरनल अफेयर्स को देख सकते हैं, पर मिलिट्री डिफेंस ऐसा जो भी चीज़ है वो सब इंडिया लुकआउट करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट फर्स्ट इलेक्शन। तो फर्स्ट इलेक्शन कहाँ हुआ था, मणिपुर में। सो लेट्स रीड अबाउट इट। हेल्ड इन जून 1948, जो फर्स्ट इलेक्शन था वो जून 1948 में हेल्ड हुआ था। मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद मणिपुर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो मणिपुर था वो फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जहाँ पे इलेक्शन हेल्ड हुआ था बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेजर इश्यूज। द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट कांग्रेस वांटेड फुल मर्जर विद इंडिया। तो जो स्टेट कांग्रेस थे वो क्या चाहते थे, वांटेड फुल मर्जर विद इंडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अदर पार्टीज ओपोज, बट जो अदर पार्टीज थे उन्होंने ओपोज किया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज महाराजा pressured into signing a merger agreement when in September 1949. So at the end Maharaja was pressured to sign merger agreement when in September 1949. उसके बाद many felt this was forced and there was public resentment and in Manipur that lasted long. तो बहुतों को लगा कि this was forced और तभी public resentment हुआ मणिपुर में, और जो कि बहुत लंबे समय तक लास्ट किया। Now let's take some takeaway. So key takeaway क्या हो सकता है? Both Hyderabad and Manipur show the different challenges India faced while integrating diverse princely states. तो दोनों ही हैदराबाद और मणिपुर दिखाता है कि क्या क्या डिफरेंट चैलेंजेस आए इंडिया को फेस करना पड़ा जब वो इंटीग्रेट करना चाह रहे थे डाइवर्स प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। और लेट्स सी, डिस्पाइट रेसिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्स लोकल पॉलिटिक्स, डिस्पाइट रेजिस्टेंस के होते हुए भी और कॉम्प्लेक्स लोकल पॉलिटिक्स होते हुए भी, these states eventually became a part of what, Indian Union, under what, under Soviet Union, under Sardar Patel's leadership, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट नो, देयर इज वन मोर टॉपिक दैट। Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to do the topic that is reorganization of states from the chapter Challenges of Nation Building. So now let's start. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला हम चैलेंजेस के साथ आए थे, जैसे कि पार्टीशन हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंस केम विद पार्टीशन। सेकेंड था प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, और तीसरा पॉइंट ये भी था कि टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स था उनके बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना वाज ऑल्सो अ चैलेंज। तो हम अभी पढ़ते हैं द लिंग्विस्टिक डिमांड टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंजेस क्या था, टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। मैंने आपको बोला है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो इंटरनल बाउंड्रीज है, स्टेट्स का बाउंड्रीज है, उनको ड्रॉ करना वाज अ चैलेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डिवीजन वाज वेयर बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन लैंग्वेज और कल्चर यूनिटी। तो जो ब्रिटिश डिवीजन जो था वो किस चीज़ पर बेस्ड था, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उन्होंने ऐसा था कि हमने इस जगह को कंक्वायर कर लिया और इस जगह को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट था कि नेक्स्ट ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने जो डिवीजन बनाया था ब्रिटिश ने, वो ना तो लैंग्वेज के बेसिस पे था और ना ही कल्चरल यूनिटी के बेसिस पे था। वो किस बेसिस पे था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे था। नाउ द नेशनल मूवमेंट अपोज्ड दीज आर्टिफिशियल बाउंड्रीज एंड सपोर्टेड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स। तो जो नेशनल मूवमेंट था उसने अपोज किया
इन सारे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को और किस चीज़ को सपोर्ट किया, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स। और उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, किस लिए, फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन नागपुर सेशन ऑफ Congress 1920, the Congress accepted language as the basis of reorganization of provinces। तो जो नागपुर सेशन हुआ था कौन से ईयर में, 1920 में, तो उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। लैंग्वेज के हिसाब से हम प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज करेंगे, इस चीज़ को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। कब, नागपुर सेशन में इन 1920, ठीक है। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन, तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो सिचुएशन था, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि आफ्टर 1947 लीडर्स फियर्ड दैट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स माइट कॉज डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से हम स्टेट्स बनाएंगे। पर जब इंडिपेंडेंस हो गया, जब आफ्टर 1947, तब लीडर्स डर रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस में अगर उन्होंने स्टेट बनाया तो वो इंटर्न क्या कर देगा, डिसरप्शन क्रिएट करेगा और डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करेगा। ये लीडर्स डर रहे थे। तो नाउ सो द लीडरशिप पोस्टपोन्ड द डिसीजन बिकॉज, फिर जो लीडर्स लोग थे उन्होंने पोस्टपोन किया डिसीजन को, क्यों, मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। तो जो मेमोरी था पार्टीशन का वो बढ़ा नहीं था, वो पूरा फ्रेश था। इट वॉज सो फ्रेश कि अगर अभी हमने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बना लिया तो लीडर्स को डर था कि कुछ दिन बाद वो लोग कहेंगे कि हमें अपना देश दे दो, हमें अपना देश बना लेने दो। तो दिस फियर्ड लीडर्स, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज नॉट सेटल्ड। तो जो प्रिंसली स्टेट्स का स्टेटस था वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ था। सो नाउ लेट्स सी द डिमांड फॉर आंध्रा। तो आंध्रा के लिए डिमांड देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज डिमांड केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस। तो कहाँ से डिमांड आया, तेलुगु स्पीकिंग एरिया से ऑफ द ओल्ड प्रोविंसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एरियाज इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। कौन से जगह से क्या बोलते हैं डिमांड आया। नंबर 1 इज प्रेजेंट डे अभी का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो उसके बाद क्या हुआ, द विशालांध्र मूवमेंट बिगेन। उसके बाद विशालांध्र मूवमेंट जो था वो बिगेन हो गया, वो स्टार्ट हो गया। नाउ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास एंड क्रिएट अ सेपरेट आंध्रा स्टेट। तो जो इनका डिमांड था, तेलुगु स्पीकिंग लोगों का डिमांड था, उनका डिमांड ये था कि सेपरेट तेलुगु एरियाज फ्रॉम मद्रास। तेलुगु जो एरिया है उसको मद्रास से सेपरेट कर दो और एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाओ, ठीक है। Now the next point is nearly all political forces in Andhra supported linguistic reorganization। तो जो सारे political forces थे कहाँ के, आंध्रा के, उन्होंने सपोर्ट किया linguistic reorganization को, ठीक है। Okay, so now the role of पोती श्रीरामुलु। Gandhian leader पोती श्रीरामुलु went on an indefinite fast। तो जो ये लीडर थे पोती श्रीरामुलु, वो एक गांधीयन लीडर थे, मतलब गांधी के जो आइडियाज थे वो फॉलो करते थे, ठीक है। वो एक गांधीयन लीडर थे। उन्होंने एक इंडेफिनिट फास्ट किया, ठीक है। उसके बाद डाइड आफ्टर 56 डेज इन 1952। 56 डेज तक उन्होंने फास्ट किया, उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। हिज डेथ स्पार्क्ड, उनका डेथ ने क्या क्या स्पार्क किया, मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, इवन वायलेंट इंसिडेंट्स, पुलिस फायरिंग, रिजिग्नेशंस। तो उनका जो डेथ था उसने क्या क्या स्पार्क किया, मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद स्ट्राइक्स हुआ, उसके बाद बहुत वायलेंट इंसिडेंट्स भी हुए, पुलिस फायरिंग भी हुआ और रेजिग्नेशंस भी हुए। So, as a result, PM नेहरू announced formation of Andhra states in December 1952। तो इतना सारा जो वायलेंस हुआ उसके बाद रिजल्ट क्या आया, PM नेहरू जी जो थे उन्होंने आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। कब, इन दिसंबर 1952। नाउ लेट्स सी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। सो अभी हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के बारे में पढ़ते हैं। Like first point is formation of Andhra inspired other regions to demand। ये जो आंध्रा का फॉर्मेशन हुआ इसने दूसरे रीजन को इंस्पायर किया डिमांड करने के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, गवर्नमेंट सेट अप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। तो इन डिमांड्स
डिमांड्स के रहते गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली उसने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया। कब? इन 1953। और उस कमीशन का गोल क्या था? रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, उसको स्टेट्स के बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडर लैंग्वेज एज द मेन बेसिस, और उसको कंसिडर करना था लैंग्वेज को एज द मेन बेसिस, मतलब स्टेट के बाउंड्रीज को ड्रॉ करेगा वो लैंग्वेज के बेसिस में करेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, उसके बारे में पढ़ते हैं। द कमीशन एक्सेप्टेड दैट स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो जो स्टेट्स बनेगा वो डिफरेंट लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। फिर ये जो रिपोर्ट आया, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसे पास किया गया। कब? इन 1956। नाउ रिजल्ट क्या था? क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स। फिर कितने स्टेट्स बने? 14 स्टेट्स बने। एंड क्रिएशन ऑफ 6 यूनियन टेरिटरीज, और कितने यूनियन टेरिटरीज बने? 6 यूनियन टेरिटरीज। नाउ लेट्स सी स्ट्रेंथनिंग यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। तो स्ट्रेंथनिंग यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, तो यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया गया? डाइवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। कंसर्न्स थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो जो कंसर्न्स थे लीडर्स के, तो इन अर्ली ईयर्स लीडर्स फियर्ड दैट, उन्हें ये डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स में एंडेंजर यूनिटी एंड फोस्टर सेपरेटिज्म। तो जो लीडर्स थे उनको क्या डर था कि वो एंडेंजर कर देगा यूनिटी को और फोस्टर करेगा सेपरेटिज्म को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बट अंडर पॉपुलर प्रेशर द लीडरशिप चूज इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आफ्टर पॉपुलर प्रेशर, तो इतना सारा प्रेशर के अंडर आके उन जो लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के हिसाब से सेपरेशन होगा स्टेट्स का, वो उन्होंने चूज किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी दे होप दैट रिड्यूस रीजनल टेंशंस, तो जो रीजन के बीच में टेंशंस था वो सब रिड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज सेपरेटिस्ट थ्रेट्स, और जो सेपरेटिस्ट थ्रेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अलाउ डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स, और जो रीजनल डिमांड्स है उसका डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन अलाउ होगा। नाउ लेट्स सी डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, हम देखते हैं। लाइक फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मेड पॉलिटिक्स मोर डेमोक्रेटिक। तो जब लिंग्विस्टिक्स बना तो उसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स था उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन पॉलिटिक्स टू ऑल पीपल, नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड। तो जो पॉलिटिक्स था वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड तक नहीं था, वो पॉलिटिक्स अभी सबके लिए ओपन हो गया था, ठीक है। नाउ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन एज फियर्ड। तो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था उसने डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन एज फियर्ड, तो उसके थ्रू डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ जो लीडर्स का फियर था, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, उसके बदले क्या हो गया कि और स्ट्रेंथन हो गया नेशनल यूनिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिंग्विस्टिक स्टेट्स शोड दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने क्या शो किया कि जो इंडिया है इट एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। और इसके बाद एक आपकी येलो बॉक्स में है कि येलो बॉक्स में एक टॉपिक है दैट इज फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। एंड उसके बाद बधाई हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to start the topic that is fast forward creation of new states. ये आपके येलो बॉक्स में दिया गया है at the end of the chapter. So let's start. Principle of linguistic state. तो principle क्या था linguistic state का? Not all state were reorganized immediately on linguistic lines. तो जो सारे जो states थे वो इमीडिएटली लिंग्विस्टिक लाइन्स में रीऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन, तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बिलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टेड ऑफ गुजराती मराठी स्पीकिंग पीपल ड्यू टू प्रोटेस्ट इट वाज डिवाइडेड इन 1960। तो इस स्टेट में कौन कौन रहते थे? गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। पर फिर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, फिर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इट वाज डिवाइडेड इन व्हेन इट वाज डिवाइडेड 1960। फिर वो डिवाइड हो गया गुजरात और महाराष्ट्र में। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट पंजाब।
फर्स्ट पॉइंट इज 2 लैंग्वेज ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज स्पीकिंग थे, यहाँ पे थे गुजराती एंड मराठी, एंड हियर दे आर हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। सो पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट। तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक सेपरेट स्टेट मांगा। उसके बाद इन 1956 पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज। उसके बाद 1956 में पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, इनटू हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो जो पंजाब था दैट वाज डिवाइडेड इनटू हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन 1972। तो जो मेघालय था दैट क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम। तो मेघालय क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम का मतलब वो कट ऑफ हो गया आसाम से, वो डिवाइडेड हो गया, वो निकल गया आसाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स। तो जो मणिपुर और त्रिपुरा थे वो स्टेट्स बन गए। उसके बाद अर्लियर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वो पहले क्या थे, वो यूनियन टेरिटरीज थे। कब? 1963 में। और वो कब स्टेट बने और फिर दे बिकेम स्टेट्स, और वो कब स्टेट्स बने? 1987 में। नाउ देन लेटर स्टेट्स डिमांड नॉट जस्ट लैंग्वेज। तो उसके बाद के जो स्टेट्स का डिमांड था वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। न्यू डिमांड बेस्ड ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके बाद जो स्टेट्स का अलग होने का डिमांड था उनका रीज़न क्या था? कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल इम्बैलेंस, कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से, रीजनल इम्बैलेंस की वजह से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से, ठीक है। उसके बाद इन 2000 3 न्यू स्टेट्स क्रिएटेड। 2000 में 3 नया स्टेट्स बना, एक छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से निकला था, एक उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से निकला था, उसके बाद झारखंड जो बिहार से निकला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन 2014 तेलंगाना क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014। तो जो तेलंगाना है वो बना आंध्र प्रदेश से, कब? इन 2 जून 2014। स्टिल ऑनगोइंग डिमांड्स, अभी तक जो ऑनगोइंग डिमांड्स है वो है विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न यूपी, उसके बाद गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये 3 जगह है जहाँ अभी भी डिमांड्स किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सो लेट्स कंक्लूड। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट था वो सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं था, इट वाज अ डेमोक्रेटिक डीपनिंग ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्या था? ये डेमोक्रेटिक डीपनिंग था, किस चीज़ का? ऑफ India's unity in diversity. So now India didn't fear diversity, India made diversity its strength. तो हमारा प्यारा इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से डरा नहीं, उसने डाइवर्सिटी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, ऑल्सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो आप सबको बधाई हो, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा और मैं आपकी हेल्प कर पाई। और अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर कहीं गलती लगा आपको, आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। एंड विद दिस आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।